हाय फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग गुड। आज हम देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर, क्लासिकल मैकेनिक्स वर्सेस क्वांटम मैकेनिक्स। दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड टू यू बाय मी प्रियदर्शना जैन। तो अभी समझते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स क्या चीज़ होती है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, एक ऑब्जेक्ट की मोशन होती है, उसके मूवमेंट को जानने के लिए, समझने के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इस फिगर में आप देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट की मूवमेंट बताई गई है स्ट्रेट लाइन से। तो ये है डिस्टेंस ट्रैवल्ड और ये है टाइम। तो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, कितने टाइम में, इसको यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से शो किया जा रहा है। अब हम इस स्ट्रेट लाइन का और इसकी इक्वेशन का यूज़ करके ये पता कर सकते हैं कि 10 किलोमीटर पे 1 मिनट में ऑब्जेक्ट ने इतना डिस्टेंस तय किया, फिर जब 20 किलोमीटर पे आया तो कितने मिनट में तय किया होगा। तो हम इसकी मूवमेंट को, अगर हमको यहाँ की पोजीशन पता है फॉर एग्जांपल, तो हम ये पता कर सकते हैं कि जब 3 मिनट हुए होंगे तो ये कहाँ रहा होगा, और ये पता है तो हम ये पता कर सकते हैं कि जब 8 मिनट हुए होंगे तो ये कहाँ जाएगा। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट्स की बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों मोशंस को डिटरमाइन करने के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स का यूज़ किया जाता है। तो मैकेनिक्स इज बेसिकली रिलेटेड विद द मोशन ऑफ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। बड़े ऑब्जेक्ट्स की हम बात करते हैं, मशीनरी की, प्लैनेट्स की, स्टार्स की, गैलेक्सीज की, वो सब मूवमेंट्स हम क्लासिकल मैकेनिक्स का यूज़ करके डिटरमाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन का ये ग्राफ बना हुआ है यहाँ पर नीचे। प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब होता है कि जब भी कोई पत्थर फेंका जाए, कोई बॉल थ्रो की जाए, तो वो इस तरीके से एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो करके नीचे आती है, क्योंकि उसकी जितना उसके अंदर एनर्जी होती है वो सारी एनर्जी यहाँ ऊपर तक जाने में लगा देती है, फिर उसे ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से नीचे आना पड़ता है। तो ये जो मोशन है इसे प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर हम अगर एक पत्थर थ्रो करेंगे तो हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि कितने टाइम में वो पत्थर यहाँ ज़मीन तक पहुँचेगा, कितने टाइम में अपनी मैक्सिमम हाइट को अचीव करेगा, और अगर हमारे पास ये डेटा है कि वो पत्थर यहाँ पहुँच गया तो वो किस टाइम पे फेंका गया है, वो कहाँ से फेंका गया, उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो हम एक जनरल टर्म में समझते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स का मतलब मोशंस को डिटरमाइन करना ऑब्जेक्ट्स की। और कुछ अर्लियर डेवलपमेंट्स हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर, इनको न्यूटोनियन मैकेनिक्स कहा जाता है, क्योंकि न्यूटन्स के जो लॉज ऑफ मोशन है उसके बेसिस पे क्लासिकल मैकेनिक्स काम करता है। क्लासिकल मैकेनिक्स सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्ट्स पे काम करता है जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली मैसिव नहीं है और उनकी जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट के एकदम करीब नहीं पहुंच रही है। तो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं लेकिन फिर भी उसमें बहुत एक्सट्रीमली मैसिव नहीं होने चाहिए, एक लिमिटेड साइज के ऑब्जेक्ट होंगे और उनकी स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के करीब नहीं होनी चाहिए। उस केस में वहाँ पर एक्सट्रीमली एक्यूरेट रिजल्ट निकल के आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि एक्सट्रीमली एक्यूरेट रिजल्ट देते हैं एक मीडियम साइज के ऑब्जेक्ट्स के लिए, और स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं होनी चाहिए। नाउ दीज आर सम ऑफ द ग्राफ्स ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। किस तरीके से ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। तो आप देखिए एक ऑब्जेक्ट जिसे यहाँ से मूव किया तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में, मतलब स्पीड कुछ इसकी मूव नहीं कर रही है, स्पीड चेंज नहीं हो रही है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कितने टाइम पे कहाँ पहुँचा आपको पता चल गया। आपको पता है कि यहाँ से एक्सेलरेट होता है, तो इस ग्राफ से आप पता लगा सकते हो कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेट होकर कहाँ जाएगा। तो जैसे ये है, ये स्ट्रेट लाइन है और ये एक कर्व पाथ फॉलो कर रहा है, एक्सपोनेंशियल इसे कहते हैं, ये अनलिमिटेड ऊपर तक जाएगा, लेकिन फिर भी ये एक अचीव करेगा हाइट और वहाँ पर जाकर फिर एक्सेलरेशन अचीव नहीं कर पाएगा। तो इस चीज़ को भी हम डिटरमाइन करेंगे। इसी तरीके से ये सारे ग्राफ्स जो हैं ये पोजीशंस और मोशंस को डिटरमाइन करते हैं। नाउ क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है। क्वांटम मैकेनिक्स जो है, जब हम मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे तो हमने कहा था क्लासिकल मैकेनिक्स, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, बिल्कुल एटम की साइज का ऑब्जेक्ट है, तो फिर उसको आप कैसे डिटरमाइन करोगे। तो उसके लिए क्वांटम मैकेनिक्स का यूज़ किया जाता है। तो जब इसमें भी दो फिर चीज़ें होती हैं, आइंस्टाइन के प्रिंसिपल हैं, एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और एक है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है और बहुत तेज़ी से, एकदम स्पीड ऑफ लाइट की कंपैरेटिवली स्पीड होगी, इतनी स्पीड से अगर मूव करे, तो वहाँ पर आइंस्टाइन की स्पेशल रिलेटिविटी की थ्योरी लगाकर हम उसकी मोशन को प्रिडिक्ट करते हैं। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो जब बहुत बड़ा है, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, बहुत बड़ा एक्सट्रीमली मैसिव ऑब्जेक्ट है, तो उस केस में फिर हम थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी का यूज़ करते हैं और उसके मोशंस को पता लगाते हैं।
क्वांटम मैकेनिक्स जो हैं वो क्लासिकल मैकेनिक्स से डिफरेंट होते हैं एनर्जी में, मोमेंटम में और मूवमेंट में, कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वहाँ पर पार्टिकल की तरह ऑब्जेक्ट मूव करता है। हमने देखा था अभी यहाँ पर जो ग्राफ हम दिखा रहे थे ये वाला, तो ये पार्टिकल की तरह मूव कर रहा था। क्वांटम मैकेनिक्स में ऑब्जेक्ट जो है एक वेव की तरह, ये आप देखिए एक वेव की तरह यहाँ पे मूवमेंट हो रही है, तो वेव की तरह ऑब्जेक्ट मूव करता है। उसमें ड्यूअल कैरेक्टरिस्टिक होती है, पार्टिकल की भी होती है, वेव की भी होती है। फिर एक अनसर्टानिटी प्रिंसिपल होता है जो क्वांटम मैकेनिक्स में फॉलो होता है। सर्टानिटी का मतलब होता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम प्रिसिशन पे नहीं जा पाओगे, कहीं ना कहीं पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि पार्टिकल बहुत छोटे हैं, तो जो डिस्टेंसेस निकल के आएंगी वो 10⁻⁻⁻ बहुत छोटी नंबर में निकल के आएगी। और वो इस तरीके की संख्या, जैसे सपोज निकल के आती है 10 पॉइंट, फिर डेसिमल उसके बहुत सारे आगे होते हैं 2, तो हम उसमें बहुत ज़्यादा प्रिसिशन जो है उसकी गारंटी नहीं ले सकते, तो इसीलिए इसी को हम अनसर्टेनिटी कहते हैं। अब जो क्वांटम मैकेनिक्स है, जैसे हमने बताया कि वेव पार्टिकल ड्युअलिटी को फॉलो करता है। आइंस्टाइन की दोनों थ्योरी एप्लीकेबल होती है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी। और क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो मैक्रोस्कोपिक साइजेस के पार्टिकल्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, और जो क्वांटम मैकेनिक्स हैं वो बहुत माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की साइजेस के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो अगर हम मोटा मोटा डिफरेंसेस की कोशिश करें जानने की, तो हमने साइजेस के बारे में देखा, फिर हमने देखा क्लासिकल मैकेनिक्स न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे आधारित है। क्वांटम मैकेनिक्स जो है हेजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, और एक डी ब्रोगाइल का कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं हम ड्युअलिटी ऑफ मैटर। मतलब मैटर जो है वो पार्टिकल भी होता है, वो वेव भी होता है, तो जो पार्टिकल है वही सबसे छोटी वेव होती है, ऐसा डी ब्रोगाइल ने कहा, और उनके प्रिंसिपल पे बेस्ड क्वांटम मैकेनिक्स के मूवमेंट्स डिटरमाइन किए जाते हैं। फिर हम देखते हैं एक और है मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, जिसमें ऐसा बताया गया है कि जो एनर्जी है वो हमेशा एक पर्टिकुलर अमाउंट के फॉर्म में कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब होती है और इमिट होती है। जबकि एक प्लैंक्स की थ्योरी है एनर्जी को लेकर, वो ऐसा कहते हैं कि एनर्जी ऐसे कंटिन्यूसली इमिट नहीं होती है, डिस्क्रीट फॉर्म में थोड़ी करके रिलीज होती है। तो क्वांटम मैकेनिक्स इस डिस्क्रीट चीज़ को मानता है, क्योंकि नाम से ही क्लियर है, क्वांटम मतलब क्वांटा, क्वांटा का मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट, मतलब डिस्क्रीट पार्ट में एनर्जी कंज्यूम होती है और रिलीज होती है। और मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहती है कि नहीं, एनर्जी जो है वो एक साथ कंटिन्यूसली एमिट और रिलीज होती है। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स के। यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स बहुत क्लियरली हमें ऑब्जेक्ट की साइज वगैरह दिख रही है, यहाँ पे ये ब्लर्ड दिखाई देता है बिकॉज ऑब्जेक्ट की साइज बहुत माइक्रोस्कोपिक होती है। अगर हम इस फिगर के ऊपर जस्ट एक इमेजिनेशन करें, तो ये जो बॉल है यहाँ से मूव कर रही है, तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स का मूवमेंट है, और ये जो अंदर की साइड से टनल्स को क्रॉस करती हुई छोटे छोटे अपना रूप लेती हुई निकलती है, इसको हम क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। तो इस तरीके से क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो डिफरेंशिएट किए जाते हैं। और नाउ विल सी स्टैंडर्ड पार्टिकल मॉडल, ये क्या चीज़ होती है। तो किसी मैटर का स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए फिजिक्स में स्टैंडर्ड पार्टिकल मॉडल का यूज़ किया जाता है, क्योंकि आप देखिए एटम्स और सब एटम्स जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, तो इतने छोटे चीज़ों को आप इतना इजीली एवरीडे वर्ल्ड के हिसाब से उनको डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसलिए एक मॉडल का यूज़ किया गया जिसका नाम है स्टैंडर्ड पार्टिकल मॉडल, और ये एक मैथमेटिकल मॉडल है, और इसके अंदर बताया जाता है कि कुछ फ्यू बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जैसे कि एक घर है तो वो ईंटों से बना है, इसी तरीके से एक जो मैटर है वो कुछ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक से मिलकर बना हुआ है, और ये सब आपस में कुछ फोर्सेस के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो ऐसे 4 फोर्सेस होते हैं जिन्हें कहते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स, वीक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो स्टैंडर्ड पार्टिकल मॉडल है वो इन फर्स्ट 3 फोर्सेस की बात करता है, स्ट्रॉन्ग, वीक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ग्रेविटेशनल फोर्स स्टैंडर्ड पार्टिकल मॉडल डिफाइन नहीं कर पाता है। तो नाउ विल सी कि स्टैंडर्ड पार्टिकल मॉडल क्या होता है। तो यहाँ पे आप इस फिगर के अंदर देखिए, किसी भी मैटर में 2 तरीके के ऐसे बिल्डिंग ब्लॉक्स बताए गए हैं, एक है बोसॉन्स और एक है फर्मियॉन्स। जो फर्मियॉन्स होते हैं वो फर्दर डिवाइड किए जाते हैं क्वार्क्स और लेप्टॉन्स में, और जो क्वार्क्स होते हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में डिफाइन किए जाते हैं, और लेप्टॉन्स जो है वो आगे इलेक्ट्रॉन्स में जाके क्लासीफाई होते हैं। उसी तरीके से बोसॉन होते हैं, तो ये 5 तरीके के बोसॉन यहाँ पे बताए गए, एक है फोटॉन, ग्लूऑन, W एंड Z बोसॉन और फिर हिग्स बोसॉन। हिग्स बोसॉन हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे, हिग्स बोसॉन क्या होते हैं। और ये सारे जो ये हैं पार्टिकल्स हैं,
ये सब अलग अलग फोर्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फोटॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए, ग्लूऑन जो है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स के लिए, डब्ल्यू एंड जेड जो है वो वीक फोर्सेस, और जो हिग्स बोसॉन है इनका फोर्स से रिलेशन नहीं है, ये पार्टिकल्स को मास प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ग्रेविटी की बात तो यहाँ पर इस मॉडल में की नहीं गई है। नाउ विल सी स्टैंडर्ड पार्टिकल मॉडल में किस तरीके से क्लासिफिकेशन होता है। जो हमने अभी क्वार्क्स देखे, जो आप जिसे कह रहे हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये क्वार्क्स का हिस्सा होता है। ये क्वेश्चन एक बार प्रीलिम में आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी पार्ट्स ऑफ द क्वार्क्स, तो उसका आंसर है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो जो ये क्वार्क होते हैं इनको जनरेशन में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जनरेशन अप एंड डाउन, सेकंड जनरेशन चार्म एंड स्ट्रेंज, और थर्ड जनरेशन टॉप एंड बॉटम। इस तरीके से 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं। लेप्टॉन्स को भी इस तरीके से 6 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। और फिर ये जो ग्लूऑन और बोसॉन्स ये सब होते हैं, ये फोर्स कैरियर्स होते हैं। जो हमने अभी यहाँ पर देखे ये बोसॉन, सारे बोसॉन जो है वो फोर्स कैरियर होते हैं, क्योंकि ये किसी न किसी फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और फिर एक चौथा इसमें आ गया हिग्स बोसॉन, जो कि मास प्रोवाइड कर रहे हैं। नाउ स्टैंडर्ड जो पार्टिकल मॉडल है, इसके हिसाब से जो 3 फंडामेंटल फोर्सेस है जो कि फोर्स कैरियर पार्टिकल्स के एक्सचेंज से रिजल्ट हो रहे हैं, तो उन कैरियर पार्टिकल को हम कलेक्टिवली बोसॉन कह देते हैं। एक और पार्टिकल है ग्रेविटॉन, जो कि जिसका संबंध ग्रेविटी से है, और ये स्टैंडर्ड पार्टिकल मॉडल के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है, क्योंकि ग्रेविटॉन को कोई भी अभी तक पता नहीं लगा पाए। तो साइंटिस्ट आर स्टिल इन सर्च फॉर दिस ग्रेविटॉन्स रिसर्च। नाउ विल सी लिमिटेशंस क्या होती है एसपी मॉडल की। तो उसमें नंबर 1 चीज़ आ जाती है कि एक तो कंप्लीट पिक्चर जो है सब एटॉमिक वर्ल्ड का हमको यहाँ से नहीं मिल रहा है, क्योंकि ग्रेविटी वहाँ से गायब है। सबसे बड़ा उसका कारण है कि ग्रेविटी वहाँ पे नहीं है, तो कंप्लीट पिक्चर नहीं मिल रही है। तो एक तो ये लिमिटेशन हो गई। फिर कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब ये जो स्टैंडर्ड पार्टिकल मॉडल है ये दे नहीं पाता है। एक ये है कि डार्क मैटर कहाँ है। ये तो मैटर का कंटेंट हमने बता दिया, डार्क मैटर किस चीज़ से बना है और वो क्या है, ये एसपी मॉडल उसको नहीं बता पाता। व्हाट हैपेंड टू द एंटी मैटर आफ्टर बिग बैंग, हमने बिग बैंग थ्योरी देखी थी। बिग बैंग थ्योरी ये कहती है कि जब दुनिया की शुरुआत हुई तो 2 चीज़ें थी, एक था मैटर और दूसरा था एंटी मैटर। एंटी मैटर तो अब मैटर तो पता है दुनिया में कि क्या चीज़ है, लेकिन ये एंटी मैटर आज तक ढंग से पता नहीं चला। तो ये एंटी मैटर का क्या हुआ ये इस मॉडल ने नहीं बताया, तो ये उसकी एक लिमिटेशंस हो गई। फिर ये जो 3 जनरेशन बताई है क्वार्क और लेप्टॉन्स की, हमने जो डायग्राम में देखी थी 3 जनरेशन बताई जा रही है। तो ये जो जनरेशन्स हैं इनके अंदर मास का फर्क क्यों है, ये अलग अलग इस तरीके से मास कैसे गेन कर लेते हैं। तो ये भी जो मास स्केल है इसको भी डिफाइन नहीं कर पाया ये मॉडल। और फिर हिग्स बोसॉन की डिस्कवरी से काफ़ी सारे पिक्चर क्लियर होने लगे, डॉट्स कनेक्ट होने लगे। स्टिल अभी भी बहुत सारी जो पिक्चर है अभी बाकी है। दिस इज जस्ट द ट्रेलर। तो दिस इज ऑल अबाउट द एसपी मॉडल एंड द क्लासिकल एंड क्वांटम मैकेनिक्स। आई होप you understand this lecture. Please keep on following my lecture series and keep on commenting. Thank you very much. This is the end of this lecture.